हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी NMMS परीक्षा नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा है जो अभी 2023-24 की अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है आपके स्कूल के द्वारा। तो और आज हम इसमें देखेंगे आपके विज्ञान विषय के प्रश्नोत्तरों को कि विज्ञान विषय में आपके किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की मैंने 5 से 6 वीडियो डाला है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। पिछले साल भी मैंने इस वीडियो को दिया था और उनमें से काफ़ी प्रश्न आए थे। तो इस साल भी आप इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़िए। आइए देखते हैं साइंस के कुछ प्रैक्टिस प्रश्न, MCQ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें जैसे पूछा है, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा का ज्ञान होता हो हमें, वो कहलाती है सदिश राशि। और अदिश मतलब होता है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो सदिश राशि कौन सी है, तो देखो दाब नहीं है ना, ऊर्जा भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। संवेग क्या होगा, एक सदिश राशि है, तो संवेग हमारा इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किसका कथन है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा सकते। मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई पत्थर रखा है, उसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे इधर से वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से किसने कहा था, तो ये किसका नियम था, न्यूटन का नियम था, है ना। पढ़े होगा आपने न्यूटन के गति का नियम, और आगे भी क्लास में पढ़ते रहोगे, 9वीं में 10वीं में भी है तो आगे भी पढ़ते रहोगे आप। तो ये किसका नियम था, न्यूटन का नियम था। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर मतलब कि समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। देखो ये तेल का टैंकर है ना, तेल का टैंकर ऐसे रोड पे जा रहा है इधर, तो इसमें तेल भरा हुआ है ना, तेल भरा हुआ है, तो इसका पृष्ठ यानी इधर ऐसे इस प्रकार से होगा या फिर ये ऐसा होगा, ये पूछ रहा है। तो ये कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, परवलयी वक्र का आकार लेगा, है ना। कौन सा आकार लेगा, परवलयाकार वक्र का आकार यह लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। एक समान चाल से चलेगी तो उसका वेग परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे वे चोटग्रस्त या घायल होने से बच जाते हैं क्योंकि, यानी इसका कारण क्या है ये पूछा है ना। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण है, या गति का संरक्षण है, परिणाम और ऊर्जा संरक्षण है, या उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गति का संरक्षण हो जाता है इसमें, है ना। गति का संरक्षण यानी B नंबर आपका सही आंसर होगा, है ना। गति का संरक्षण मतलब आप जैसे ही हाथ को पीछे खींचते हैं तो आपका हाथ भी पीछे आता है और बॉल भी आपके ही साइड आती है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसमें गति इसकी थोड़ी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए आपको चोट नहीं लग पाती, आप चोटग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के तर्क वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके ऐसे सीधे सीधे प्रश्न काफ़ी कम आएंगे क्योंकि नेशनल मींस का मेरिट परीक्षा है, तो इसीलिए थोड़ी टफ होगी। और बच्चों आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसके लिए मैं सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊंगा। आपको जो भी चीज़ें चाहिए सारा मटेरियल मैं अपने चैनल पर आपको पूरा मटेरियल दूंगा, पूरे अभ्यास दूंगा, आपके वीडियो ऐसे ही बनाकर आपको दूंगा हर सब्जेक्ट की। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल सके वो समय पर और आप उसको पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो रहता है वो हमारे रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है ना। इसमें द्रव्यमान संरक्षण भी नहीं होता है, ऊर्जा संरक्षण भी नहीं होता है और कोणीय संवेग संरक्षण भी नहीं होता है। जो जेट इंजन होता है उसमें रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है ना। आपको पूरे SI मात्रक भी याद करने पड़ेंगे। SI मात्रक से 1-2 प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा आपका नेशनल मींस का मेरिट परीक्षा में, और इसके बाद आपकी ओलंपियाड परीक्षा है तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियोस चैनल पे डाला है, तो उसको भी आप चैनल पर जाकर वहाँ से भी आप ओलंपियाड के वीडियोस पढ़ सकते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। मतलब एचपी, हॉर्स पावर मतलब एचपी लिखा होता है, आपने देखे होंगे 1 एचपी 2 एचपी इस प्रकार से लिखा रहता है ना। जैसे आप पंखे की मोटर खरीदने जाते हैं तो उसमें एचपी लिखा रहता है, मतलब हॉर्स पावर लिखा रहता है। तो 1 हॉर्स पावर मतलब कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए हर सीरीज़ में लेकर के आऊँगा। आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका? कार्य का, है ना। तो कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। इसके बाद देखते हैं, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? है ना, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, ये पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर है, देखो क्या दिया है, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है ना। तो एक दिन में कितने कितने वाट बिजली जली? देखो 5 घंटे प्रयोग किए, 60 वाट का बल्ब है ना, तो 6 से गुणा कर दो 5 का, तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो यानी 300 वाट बिजली एक दिन में जली। अब 30 दिन में कितना जलेगी पूछ रहे हैं, तो 30 का गुणा 300 में कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर? 9000 वाट जल आ जाएगा, है ना। और 1 वाट बराबर होता है 1000 यूनिट। तो 9000 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा? 9 यूनिट इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसको हल भी कर सकते हैं। इससे आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछेगा कि 1000 वाट बराबर कितने यूनिट होता है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। या प्रश्न पूछे 1 यूनिट बराबर कितने वाट, तो 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है? ऊर्जा बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो ये क्या है? ये भी सही है ना। कार्य बराबर क्या होता है? ऊर्जा होता है, तो ये भी सही है। कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा विस्थापन, तो ये गलत है ना। कार्य बराबर शक्ति गुणा विस्थापन नहीं होता है, कार्य बराबर ऊर्जा, है ना। शक्ति बराबर कार्य गुणा समय, ये भी गलत है ना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर शक्ति गुणा विस्थापन है। ये क्या है? इसमें गलत संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जब एक सीडी, है ना, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। सीडी मतलब आपने देखे होंगे पहले ऐसे चक्री जैसे एक गोल डीवीडी सीडी होती थी, है ना, सीडी प्लेयर जिसमें फंसाते थे हम प्लेयर में। तो वो क्या है? सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, है ना। कभी देखना वो सीडी प्लेयर में आपको कई सारे रंग दिखाई देंगे, लाल, नीला, हरा, पीला, है ना। तो ऐसे रंगीन दिखता है वो। तो इसकी व्याख्या की जा सकती, मतलब ये क्यों दिखता है ये पूछा है ना। तो क्यों दिखता है बच्चों ये? तो ये क्यों दिखता है? अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के कारण यह दिखाई देता है। उसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है और प्रकाश का परागमन भी होता है। ये तीनों चीज़ें होती है उसमें। इसी वजह से आपको सूर्य के प्रकाश में जब वह देखते हैं तो वह उसमें इंद्रधनुष के समान बहुत सारे कलर आपको उसमें दिखाई देते हैं। तो याद रखना, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो इसमें अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन तीनों क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है ना। किस पर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर आधारित है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस काम करता है ना। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। उचित रीति से कटे हीरे की अवधारणा असाधारण चमक का, यहाँ अपने लिए प्रश्न पूछा है कि उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि वह उसका क्या होता है? अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है ना। कि कोई अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो उसका रंग हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या होता है उसके रंग, क्योंकि वस्तु का रंग उस रंग के कारण क्या होता है? परावर्तित करता है उसे। अगला देखते हैं, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, इस कारण से हीरा क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है।
भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था? तो याद रखना सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका नाम है। उनको भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशीय पिंड का वेग ज्ञात करने में सहायक होता है, क्या होता है? डॉपलर प्रभाव, है ना। डॉपलर प्रभाव जो है, इससे हम आकाशीय पिंड का वेग ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस क्या होता है? इस प्रकार से होता है ना, ये आपका मिरर है तो ये थोड़ा उठा हुआ लेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु हमें पास दिखाई देती है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु अगर आपको नहीं दिखाई देती तो आपको कौन सा चश्मा लगेगा? उत्तल लेंस वाला चश्मा आपको दिया जाएगा। अगला है यहाँ पर, अपसारी लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अपसारी लेंस जो होता है आपका एकदम सीधा होता है इस प्रकार से, तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी और एकदम सीधा ही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा साधन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अभिसारी लेंस जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट ये क्या है? तो ये अपर रूप है, क्या है? अपर रूप है। इसके बाद है, कार्बन परमाणु की दो संयोजी बंध के बीच का कोण कितना होता है? तो 109 अंश और 28 अंश होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन परमाणु की दो संयोजी बंध के बीच का कोण होता है 109 अंश और 28 अंश। अगला प्रश्न है, इसमें कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, लोहा है, ग्रेफाइट है ना, जांतव कोयला या फिर हीरा। तो इसमें क्या आंसर होगा? हीरा आपका सही आंसर होगा। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होगा ये विद्युत का सुचालक होगा, सल्फर विद्युत का कुचालक है, फास्फोरस भी कुचालक है और हीरा भी विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट लगा होता है जिससे आप लिखते हैं ना, वो कौन क्या है? वो ग्रेफाइट है। निम्न धातुओं में से किसको मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वह क्या होता है? तो वह भी ग्रेफाइट होता है, अभी मैंने बताया था आपको। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 70% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। वर्षा का कारण क्या है? तो वाष्पित जल वाष्प का वातावरण में द्रवित होना यह वर्षा का कारण है ना। ये जो जल वाष्प होता है, नदी तालाब महासागरों में जो जल भरा हुआ होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? वाष्प बनकर ऊपर उठता है और यहाँ पर जो क्रिया होती है और उसके बाद फिर से ये बारिश के रूप में धरती पर बरस जाता है। तो ये क्या हुआ? वाष्पित जल वाष्प का वातावरण में द्रवित होना क्या हुआ? वर्षा का कारण कहलाएगा। इसके बाद है, महासागरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? महासागर पृथ्वी में 40% से अधिक व्याप्त हैं। महासागर में भूमि का ताप कम होता है। महासागर CO घोल देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देते हैं। या महासागर जीवाश्म ईंधन, समुद्र तथा लवण के भंडार का कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें सही हैं। इसमें गलत क्या हो जाएगा? तो महासागर पृथ्वी में से 40% अधिक व्याप्त है, ये इसमें आपका गलत कथन है ना। इसके बाद अगला है, जल चक्र बनाए रखने में प्रक्रमों में से एक क्या है? तो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन जो है ये जल चक्र बनाए रखने के प्रक्रम में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें वायुमंडल में गैसों की मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है बोला है? तो अक्रिय गैस जो है CO2, O2 और N2 है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये क्या है? ये अक्रिय गैस जो है ये गैसों की मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम है। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? आकार बढ़ता है, आकार कम होता है, या संख्या बढ़ती है या फिर संख्या घटती है? तो क्या होगा इसमें? इनकी संख्या बढ़ जाती है ना। क्या होती है? लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कब? जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर चढ़ने लगता है उस समय। अगला है, AB रक्त वर्ण वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके रक्त में प्रतिपिंड है ना, एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है कि यदि एक पिता का रक्त A है और माता का रक्त
वर्ण ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्तवर्ण हो सकता है। तो उनके पुत्र का क्या हो सकता है, जो अधिकतर क्या होता है, जो माता का रक्तवर्ण होता है वही उनके पुत्र का होगा। तो माता का रक्तवर्ण क्या है, ओ है, तो उनके पुत्र का भी क्या होगा, ओ रक्तवर्ण ही होगा। तो ओ इसमें सही आंसर होगा आपका। इसके बाद देखते हैं गति प्रेरक यानी पेस मेकर का क्या कार्य होता है। तो हृदय स्पंदन को समंजित करना ये गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर मतलब जो सभी को दे सकता है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो हम सभी को दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो 120 से 80 जो होता है ये मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, जिसे हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न देखते हैं सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिका यही है सफ़ेद रक्त कण, तो जिसे वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका मुख्य कार्य है श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो इस प्रकार से ये विज्ञान की वीडियो थी आपकी। अभ्यास प्रश्न कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें। ऐसे ही आपके लिए 7 से 8 से 10 वीडियोज़ मैं चैनल पर लेकर के आऊँगा। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।